मैं पैरिटी को डिफाइन करने से पहले आपको ये बताता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स में हमें पैरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और वो ये है कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर का सॉल्यूशन ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी को फ्री फ्री पार्टिकल कहते हैं। तो इस केस में सॉल्यूशन जो हो सकता है वो या तो एक्सपोनेंशियल हो सकता है, ई पावर आयोटा के एक्स और ई पावर मायोटा के माइनस के एक्स, या साइन और कॉस हो सकता है। और इसमें ये देखें कि जो साइन और कॉस हैं ये स्पेस इन्वर्शन में साइन ऑड फंक्शन है और कॉस इवन फंक्शन है। तो एक ये जो अब इनमें से जो ज़रूरत है वो ये है कि हमने चूज़ करना है कि हमने एक्सपोनेंशियल इस्तेमाल करें या ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और कॉस इस्तेमाल करें। तो इसके लिए पहले एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। फ्री पार्टिकल उसका पार्ट ही होगा। और जनरल प्रॉब्लम ये है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर इवन है अंडर स्पेस इन्वर्शन, स्पेस को इन्वर्ट करने से पोटेंशियल एनर्जी की चेंज ना हो, तो वेव फंक्शन जो होगा वो इवन या ऑड ही होगा। साइन कॉस हो सकता है, एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकता। ये एक जनरल सिचुएशन है, इसको पहले इंट्रोड्यूस करना है, प्रूव करना है। और इसकी जस्टिफिकेशन में पैरिटी को इंट्रोड्यूस करना है। और पैरिटी या स्पेस इन्वर्शन, तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया फिर का। और अब एक्चुअल कंटेंट ये है कि फ्री पार्टिकल एक केस है। केस जो क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन सेकंड लॉ में केस होता है F इज इक्वल टू एम में F का एक्सप्रेशन। आपने फोर्स का एक एक्सप्रेशन दिया एक, उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ सॉल्व करें, एक केस है। मतलब हो सकता है ग्रेविटेशन एफ एम जी हो तो एक केस है। अगर एफ है माइनस के एक्स स्प्रिंग फोर्स है तो दूसरा केस है, एंड सो ऑन। ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन में फोर्स नहीं है। श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या है, केस का क्या मतलब होगा, श्रोडिंगर इक्वेशन में फोर्स के बजाय पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट जो फार्मूला होंगे, एक्सप्रेशन होंगे, वो मुख्तलिफ केसेस बताएंगे। और सिंपलेस्ट ये हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, ये कहलाता है फ्री पार्टिकल। अब एक बार केस डिसाइड हो गया तो फिर उसके बाद कैलकुलेशन करें। अब केस हो गया v इक्वल टू जीरो, और मैं कैलकुलेशन को एक सिंपल केस, सिंपल सिचुएशन से स्टार्ट करता हूँ, और वो है वन डायमेंशनल। श्रोडिंगर इक्वेशन में ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है। ये श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ ना, सिंपल वाली। लेकिन टाइम इंडिपेंडेंट इस्तेमाल करते थे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, तो जीरो तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। तो इस वजह से ज़्यादा जो मुश्किल है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर, उसकी ज़रूरत नहीं है। टाइम इंडिपेंडेंट से काम चल जाएगा। और टाइम इंडिपेंडेंट ये है कि ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेशन है प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। एच, ये एच है, एच साई इक्वल टू ई साई, इक्वेशन हो गई। अब इसका सोल्यूशन करें तो सोल्यूशन के लिए पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। सेकंड डेरिवेटिव को अलहदा कर लूँ, और सेकंड डेरिवेटिव जो कुछ है बाकी इसके एक्सप्रेशन के तौर पर लिखें। तो ये जो चीज़ें होंगे, ये कोफिशिएंट है, ये इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर ये बना देगा। और ये जो कुछ है इसको मैं डिफाइन कर दूँ माइनस के स्क्वायर। याद रखिएगा डिफाइन उस चीज़ को, अच्छा माइनस के स्क्वायर अगर मैंने डिफाइन किया है, अगर ई पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो के स्क्वायर पॉजिटिव है। अच्छा, इन दैट केस सॉल्यूशन मैथमेटिक्स हो सकता है कि एक सिर्फ लेफ्ट और राइट पर कंसंट्रेट करें, मिडल को पर अब गौर ना करें। ठीक है। तो अब ये देखें, अगर आप गेस करें कि क्या सोल्यूशन होगा, तो ऐसी चीज़ जिसको दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस के स्क्वायर आ जाए और फंक्शन अनचेंज रहे, ये एक्सपोनेंशियल। एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अयोटा के आएगा, दूसरी दफ़ा करेंगे तो दोबारा अयोटा के मल्टीप्लाई अयोटा के माइनस के स्क्वायर, और सिमिलरली ई पर माइनस के एक्स। अब क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जनरल सोल्यूशन है दो की लीनियर कॉम्बिनेशन, ये दो हो गए। ठीक है। लेकिन एक और जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, सेकंड डेरिवेटिव में जो चीज़ चेंज नहीं होती वो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस भी हो सकता है। और वो क्या है, वो इस तरीके से है। ठीक है। साइन कॉस में भी या दो दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे माइनस के स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ भी क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो
आप दो की लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, चारों की साइमल्टेनियस लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते क्योंकि आपने दो लेने हैं। अब इसका मतलब है इस ऑप्शन एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक में से आपने चूज करना है। तो ये तो है जिसको मैंने आउटलाइन में पहले मसले के तौर पर कहा था, ठीक है। तो इसमें से बस ये बता दूं कि इसमें चॉइस की सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो है एक्सपोनेंशियल, ये अगर x को -s कर दें तो ये बदल कर कुछ और ही हो जाता है, और ये कुछ और ही हो जाता है। तो ये इसकी जो डिस्कशन है ये नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में है। इस वीडियो का टॉपिक है जो सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि इसमें अगर x को -s कर दें तो साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है, और जो कॉस है वो अनचेंज नहीं होता, तो ये इवन फंक्शन है। तो इसमें से किसको चूज करें? अच्छा, अब ये एक प्रॉब्लम है, अभी यानी फ्री पार्टिकल एक केस है, प्रॉब्लम है, लेकिन इस पर ज़्यादा, इस पर मेन टाइम जो है ना फ्री पार्टिकल पर, वो नेक्स्ट लेक्चर में है। इस लेक्चर में मैं एक ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम करता हूँ, जनरल प्रॉब्लम, कि जो फ्री पार्टिकल उसी का ही स्पेशल केस कहा जा सकता है। और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो या नॉन ज़ीरो हो, बस x को -s करने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज ना हो। इस जनरल केस को कर दें ज़ीरो, उसी के पार्ट के तौर पर आप समझ सकते हैं। तो अब आइंदा मैं सिर्फ एक जनरल केस की बात करता हूँ, और वो ये है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी इवन हो, इवन का मतलब ये है कि अगर आप x को मैंने -s करने की बात की थी, 3 डायमेंशन में r को -r कर दें, इसका मतलब है x भी रिवर्स हो जाए, y भी रिवर्स हो जाए, z भी रिवर्स हो जाए। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी इस ऑपरेशन से चेंज नहीं होती तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी है श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट है। केस पोटेंशियल एनर्जी से डिसाइड होता है। अब अगर आपका केस ये है कि केस स्पेस इन्वर्ट करने से केस चेंज नहीं होता, तो जिस टाइप का केस है आपकी फिजिकल प्रेडिक्शन भी वैसी ही होगी। अगर स्पेस इन्वर्ट करने से आपका जो केस है वो वही रहता है, तो आपकी जो फिजिकल प्रेडिक्शन है वो भी वही रहेंगी। इसका मतलब स्पेस इन्वर्ट करने से अगर केस का मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होती तो आपकी फिजिकल प्रेडिक्शन भी चेंज नहीं होगी। तो अब इसमें यह है कि मिसाल के तौर पर अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इस तरीके से है कि x को -s करना ये चेंज नहीं हुआ, और इन जनरल अगर r को -r करने से चेंज नहीं हुआ, तो ये तो केस है। अब फिजिकल प्रेडिक्शन में मिसाल के तौर पर इस वक्त फिजिकल प्रेडिक्शन या पहली फिजिकल प्रेडिक्शन जो कोर्स में जिसकी बात की थी वो है प्रोबेबिलिटी, बात की थी मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से शुरू। तो फिजिकल प्रेडिक्शन चेंज ना होने का मतलब प्रोबेबिलिटी की एक मिसाल ये है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी चेंज ना हो। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी चेंज होने का मतलब है कि साई r को -r करने से साई स्क्वायर चेंज ना हो। अच्छा, अब अगर साई चेंज ना हो तो भी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, साई स्क्वायर चेंज नहीं होगा। और अगर साई r को -r करने से रिवर्स हो जाए तो स्क्वायर तो चेंज नहीं होगा। तो ये तो हमारे जनरल एक एक्सपेक्टेशन है कि पोटेंशियल एनर्जी को बदलने से फिजिकल प्रेडिक्शन या प्रोबेबिलिटी नहीं बदलेगी, लेकिन ये एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं है। एक्चुअल कैलकुलेशन जो है ना, यह एक्चुअल कैलकुलेशन इसी ये जो अंदाज़ा है ये वाला, इसको जस्टिफाई करने के लिए जो एक्चुअल कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के दौरान हमने पैरिटी का लफ्ज़ सीखना है। जैसा मैंने कहा था ना, मैंने कोशिश की है कि पहले मैं मसला बताऊं फिर हल बताऊं, वरना आमतौर पर लोग ये करते हैं हल पहले बता देते हैं पैरिटी, और वो किस मसले का हल है कई बार बताते ही नहीं या कई बार बाद में बताते हैं। तो मैंने तरतीब ये रखी है कि पहले ये मसला है कि मसला इस वक्त ये है कि क्या वेव फंक्शन इस तरह इवन या ऑड है या नहीं है, और इसके हल के जब हल बताना है तो उसके अंदर पैरिटी का लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करना है। तो आप ज़रा इस एक दो स्लाइड और इंतज़ार करें पैरिटी की डेफिनेशन के लिए। तो अच्छा नहीं, सॉरी, एक दो नहीं, पैरिटी की डेफिनेशन मैंने पहले कर दिया। तो अच्छा, फिर मैं बताता हूँ कि ये मसले का पैरिटी जिस मसले के हल के लिए क्या करती है, ठीक है। तो पैरिटी की डेफिनेशन ये है कि पैरिटी इज एन ऑपरेशन ऑफ स्पेस इन्वर्शन।
स्पेस इन्वर्शन का मतलब है आर को माइनस आर कर दें, कैट में कर दें या वे फंक्शन में कर दें, दोनों सूरतों में ये पैरिटी ही है। और आप इसे कह सकते हैं कि ये पैरिटी की दो इंडिपेंडेंट डेफिनेशन है, लेकिन असल में इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है। एक अगर आप पहली वाली को अज्यूम करें तो आप दूसरी को डिराइव कर सकते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन ये जो है ना ये ज़रूरी नहीं है इस डेरिवेशन को समझना। तो इस तफसील में अगर आप ये ना हो कि आप इस तफसील में उलझ कर आप जो मेन लेसन है, जो मसला और हल और ये बातें हो रही हैं, उसको भी आपकी उसकी तवज्जो हटे। तो ये जो एक फॉर्मेलिटी है इसको मैंने आखिरी स्लाइड में डाल दिया है, और इस वक्त जो हम मेन बात कर रहे थे उसी पर हम बात जारी रखते हैं। और वो ये है कि ये जो पैरिटी है इसकी आइगन वैल्यू क्या है और इसके आइगन फंक्शन क्या है। अच्छा, याद रखें इससे पहले मैं दो ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, पोजीशन और मोमेंटम। अच्छा, पोजीशन और मोमेंटम है वो डिफाइन ही अपनी आइगन वैल्यू के जरिए होते हैं, तो उनकी तो आइगन वैल्यू मालूम नहीं होती। पोजीशन मोमेंटम तो ऐसा ऑपरेटर है जो कि जिसकी डेफिनेशन ये है कि उसकी आइगन वैल्यू क्लासिकल मोमेंटम होगा, P = mv होगा। तो वहाँ तो आइगन वैल्यू आपको पहले पता है, मोमेंटम आप बाद में डिफाइन करते हैं। वो क्लासिकल मैकेनिक्स की जनरलाइजेशन से को मॉडिफाई करके पोजीशन और मोमेंटम बनाए गए थे। लेकिन पैरिटी पूरे क्वांटम मैकेनिक्स के साथ ही ये ऑपरेटर मेरा ख्याल इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसके आइगन वैल्यू पता नहीं है, कैलकुलेट करना होगी। तो कैलकुलेट करने के लिए करें ये कि ये बेसिकली ये नोट आप ये करना है कि पैरिटी जो है ना, देखें पैरिटी स्पेस इन्वर्शन है, तो अगर स्पेस इन्वर्शन की इन्वर्शन कर दें तो जनरली क्या होगा, आर को माइनस आर करेंगे और दोबारा माइनस आर को रिवर्स करेंगे तो दोबारा आर आ जाएगा। तो इसका मतलब पैरिटी को स्क्वायर करेंगे तो चीज़ें अनचेंज रहती हैं। तो पैरिटी का स्क्वायर जो है ना वो नो चेंज है, इसे कह सकते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर है। इस बात को आप दो तरीके से करें और उन दो तरीकों के से जो अपेरेंटली डिफरेंट आंसर आएंगे उन्हें इक्वेट करें तो आपको पैरिटी की आइगन वैल्यू मिल जाएगी। तो ये प्लान है, इस प्लान की डिटेल ही है कि पहले इसको मैंने बात की थी ना, पैरिटी को दो दफ़ा ऑपरेट करें। तो पहली दफ़ा ऑपरेट करने को मैंने ब्लू से इंडिकेट कर दिया है और दूसरी दफ़ा इंडिकेट करने को रेड से। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में तो खैर कोई बात नहीं है, दोनों इकट्ठी हो जाएंगी। रेड की असल सेगनीत यह है कि आप ये देखिए, रेड जो है ना इधर जैसे मैंने किया है, और ने क्या है, रेड सीधा इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे। मतलब जो होगा रेड इस पर भी अप्लाई होगा, इस पर अप्लाई होना तो खैर आम सी बात है, लेकिन इस पर अप्लाई होना, अब सोचिए क्या मतलब होगा। लेफ्ट हैंड साइड पर तो जो पी स्क्वायर हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड पर क्या होगा, पी के ऊपर अगर साई के ऊपर पी ऑपरेट करेंगे तो यहां हमने क्या कहा था, ये जो ब्लू में है ना वही जो ब्लू में इंफॉर्मेशन थी वही अब रेड के लिए इस्तेमाल करें। तो क्या होगा, ये जो पी साई है ये लैम्डा साई होगा, ठीक है। तो इधर अच्छा पी साई लैम्डा साई हो गया, एक लैम्डा पहले से मौजूद है तो ये लैम्डा स्क्वायर हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड पर ऑपरेटर का स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसमें इस्तेमाल की है डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा। अब आप इस बात को रिपीट करें, लेकिन आप डेफिनेशन आइगन वैल्यू की ना इस्तेमाल करें बल्कि पैरिटी की इस्तेमाल करें। और वो क्या होगा कि ये तो होपफुली ऑब्वियस है यहाँ तक तो, लेकिन जो यहाँ से काम नया शुरू होता है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई नया नहीं है, राइट हैंड साइड में ये कि जो रेड है ना इस पर अप्लाई कर रहा है। तो पैरिटी जब ये साई ऑफ माइनस आर पर करेगी तो पैरिटी ने क्या करना है, माइनस आर में आर को माइनस आर कर देना है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या होगा, ये दोबारा साई ऑफ आर आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड वही है। अब इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। अब इस बात को आप लिख लें, इसकी राइट हैंड साइड है लैम्डा स्क्वायर साई और इसकी राइट हैंड साइड है साई। अगर ये इक्वल है और क्योंकि साई आर्बिट्रेरी है तो उसका मतलब है लैम्डा स्क्वायर इस 1 के बराबर है, तो लैम्डा स्क्वायर 1 है। और अगर लैम्डा रियल है ये, तो अगर ये मैं अभी इसके एक स्लाइड में बताता हूँ कि ये हमारे पास लैम्डा रियल क्यों है, बट फॉर द मोमेंट आप इसे कैलकुलेशन करें। अगर लैम्डा स्क्वायर 1 है तो लैम्डा या तो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है। तो ये तो हो गया आइगन वैल्यूज ऑफ पैरिटी। इसके बाद अगला टॉपिक है आइगन फंक्शंस। तो आइगन फंक्शंस के लिए आप ये करें
कि जिस तरह मैट्रिसेस में होता है ना, अगर आप पहले ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, तो पहले लेमडा फाइंड करने के बाद आइगन वैल्यू को आप पुट करते हैं। चलो वहाँ जिसमें भी करते हैं, मैं उसके ऊपर टाइम नहीं लगाता। यहाँ जो है ना आइगन वैल्यू पुट करना है, पहले आप किस में करें, आइगन वैल्यू +1 पुट करें इस इक्वेशन में। ये जो इस वक्त, अच्छा मैंने ब्लू इस वजह से कर दिया कि मुझे आइगन वैल्यू इसमें पुट करना है। तो आप करें ये +1 है तो राइट हैंड साइड तो ऑब्वियस है क्या होगी। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पे करें ये कि पैरिटी की, आइगन वैल्यू की नहीं, पैरिटी की डेफिनेशन अब लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करें। तो पैरिटी की डेफिनेशन क्या है कि पैरिटी साई को -r कर देगी, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। और राइट हैंड साइड अभी मैं पहले बता चुका हूँ वही है, ठीक है। अब ये देखें ये इक्वेशन क्या है, पहचानते हैं क्या मतलब है। ये फंक्शन ऐसा है कि स्पेस इन्वर्शन में चेंज नहीं होता, तो ये इवन फंक्शन है। अब पैरिटी के आइगन फंक्शन है, वो मेरा मतलब ये नहीं था कि मैंने आपको फॉर्मूला बताने हैं कि क्या है। पैरिटी के आइगन फंक्शन की करेक्टरिस्टिक बतानी है या टाइप बतानी है, ठीक है। तो अगर लेमडा +1 हो तो टाइप ये है कि वे फंक्शन इवन होगा, इससे ज़्यादा आप कुछ कह नहीं सकते, फार्मूला नहीं मालूम कर सकते, ठीक है। और लेमडा इक्वल टू -1 के लिए इस बात को रिपीट करें तो रिजल्ट ये बनेगा कि ये ऑड फंक्शन होगा, क्योंकि सिर्फ चेंज आएगी राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई नई बात नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी तो ये जो होगा ना ये ऑड फंक्शन होगा। तो समझिए अब ये इसका जवाब समझिए, दोनों आइगन वैल्यू +1 होगी तो वे फंक्शन या आइगन फंक्शन इवन फंक्शन होगा, और आइगन वैल्यू माइनस होगी तो आइगन फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मुमकिन नहीं है महज डेफिनेशन से। अच्छा अब एक अपीरेंटली एक नया टॉपिक है, लेकिन बस एक स्लाइड के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो पुराना टॉपिक चल रहा था, और जिस मसले से मैंने ये लेक्चर शुरू किया कि टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्ट इक्वेशन के सोल्यूशन में से चूज करना है, उसके साथ इसका ताल्लुक है। लेकिन फर्दर मूवमेंट आप इसे ना एक 2-3 मिनट के लिए सफ़र करके इसकी नई डेफिनेशन को भी अब सीख लें, फिर ये जो बाकी बातें हो रही हैं उसके कनेक्शन जरा मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो वो ये कि पिछली स्लाइड में बात ख़त्म हुई थी इवन फंक्शन पर, आइगन फंक्शन पर, और अब इससे कम लफ्ज़ तो कॉमन है, और वो ये कि वो इवन फंक्शन से वो इवन ऑपरेटर है। इवन ऑपरेटर क्या होता है, जो पैरिटी से कम्यूट करें। अगर कम्यूट करने का मतलब है, अगर आपके लिए लफ्ज़ नया है तो मैं बता देता हूँ कि लेफ़्ट राइट की तरतीब बदलने से रिजल्ट ना बदले, ठीक है। यानी पहले चाहे आप पैरिटी कर दें उसके बाद ये ऑपरेटर कर दें इवन ऑपरेटर को, या पहले इवन ऑपरेटर कर दें पैरिटी कर दें, रिजल्ट नहीं बदले। तो अगर ऐसी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ऑपरेटर इवन होता है। तो अगर आप ज़रा से थोड़े से परेशान है कि ये अचानक अनयूजुअल सी चीज़ नई कैसे होगी, क्वांटम मैकेनिक्स में फिटिंग है, तो पहले मैं एक फेमिलियर एग्जांपल बताता हूँ, फिर ज़रा आपका थोड़ा सा तारुफ हो जाएगा कि वो क्या है, ठीक है। तो फेमिलियर एग्जांपल ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर जो है ना p²/2m, जो कि पोजीशन वेव फंक्शन में होगा तो p बन जाएगा -iota/d/dx। तो ये जो कांस्टेंट है इससे मुझे मतलब नहीं है इस टॉपिक को समझने के लिए, बस ये नोट करें कि इसमें सेकंड डेरिवेटिव आएगा। और मैंने 1 डायमेंशनल केस किया है, 3 डायमेंशन में तो डेल होगा ना, तो 1 डायमेंशन में बस ये जो भी बात करनी है उसके लिए इतनी डिटेल काफ़ी है। कांस्टेंट और 3 डायमेंशन की डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात यह कि काइनेटिक एनर्जी इवन है कि ऑड है, वो सवाल ये बन गया 1 डायमेंशन में कि सेकंड डेरिवेटिव इवन है कि ऑड है, और क्लेम यह है कि सेकंड डेरिवेटिव इवन ऑपरेटर है। और जस्टिफिकेशन या बल्कि प्रूफ बन जाता है वो ऐसे है कि इसमें एक ही जगह, ये मैंने कल इस वजह से सेम कर दिया है, हमने सेकंड डेरिवेटिव के बारे में बात मालूम करनी है ना कि इवन है कि नहीं। तो अगर क्या मतलब बात यह है कि सेकंड डेरिवेटिव ए है, ए का क्या मतलब है, मतलब ये नहीं अग्री, ए का मतलब है कि जो कि पैरिटी से कम्यूट करे। तो पैरिटी से कम्यूट करने का मतलब है या पहले पैरिटी लेने के बाद सेकंड डेरिवेटिव करें, या ये तो लेफ्ट हैंड साइड होगी ना पैरिटी के बाद सेकंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड साइड क्या है, पहले सेकंड डेरिवेटिव कर लें और फिर पैरिटी करें। पैरिटी का मतलब है
अच्छा नहीं सॉरी, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पहले कैलकुलेट कर दिया, राइट हैंड साइड में बाद में दिखाता हूँ। अभी राइट हैंड साइड सॉरी अभी है नहीं, सॉरी राइट हैंड साइड के बारे में मैंने बात नहीं की थी, ज़रा उसे आप निगलेक्ट कर दें, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर कंसंट्रेट करें। तो लेफ्ट हैंड साइड तो पर मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है कि पी साई का मतलब ये है कि ये एक्स जो होगा ना वन डायमेंशन में माइनस एक्स होगा, ये पी साई हो गया ये ब्लैक में, और सेकंड डेरिवेटिव मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब आए राइट हैंड साइड पर। अच्छा राइट हैंड साइड में क्या है, पहले ऑपरेटर करें यानी पहले सेकंड डेरिवेटिव करें, बाद में पैरिटी अप्लाई करें। तो देखिए आपने सेकंड डेरिवेटिव किया। अच्छा पैरिटी जो है ना ये एक आपको एक पैरिटी की एक आप कह सकते हैं एडवांस्ड एप्लीकेशन है। अभी तक पैरिटी मैंने एक दो मिसालें जो की हैं ना उसमें यह था कि पैरिटी एक फंक्शन पर अप्लाई करनी है, ठीक है, एक फॉर्मूले पर अप्लाई करनी है। इस वक्त यह है कि यूं समझ लिए पैरिटी पूरे एक रीजन पर अप्लाई करना है। इस रीजन में दो चीजें हैं, दो मतलब अभी तक ये था कि एक्स या आर एक ही जगह अप्लाई होता था, बस आप उसको रिवर्स कर देते थे। अब यहाँ जो है ना रीजन का मेरा मतलब है ये एक्स में दो जगह पर अपीयर हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन असूल वही रहेगा। अगर पैरिटी ने एक्स को माइनस एस करना है तो एक दफ़ा है तो भी माइनस एस करना है, और अगर दो है तो भी कोई नहीं, दोनों को माइनस करना है। इसको भी माइनस कर दिया और यहाँ भी माइनस कर दिया। और अब यह कैलकुलस की का लेसन है कि ये जब इसे दो दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा चलें यहाँ सादा सी बात है, माइनस होगा ना कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस वन स्क्वायर, तो ये वही बन जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों साइड सेम है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव इवन ऑपरेटर है। और अगर आप इक्वेशन 2 में बात करें तो उसका मतलब अगर सेकंड डेरिवेटिव इवन ऑपरेटर है तो काइनेटिक एनर्जी भी इवन ऑपरेटर है। अच्छा अब ये सारी चीज़ें रखता हो सकता है आपको लगा कि दो तीन चीज़ें स्कैटर टॉपिक हैं, अब मैं इन्हें इकट्ठा करता हूँ, ठीक है। अब मैं फिर आपको मैं बात शुरू करता हूँ जिससे लेक्चर शुरू हुआ था, वो होता टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टिफिकेशन। टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टिफिकेशन में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है वो ये प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो इवन है, अगर पोटेंशियल एनर्जी भी इवन हो तो टोटल जो एनर्जी है हैमिल्टोनियन वो भी इवन होगा। और इवन जो है पिछले स्लाइड में क्या था, इवन पैरिटी से कम्यूट करता है। तो अब एक ना इसको अब श्रोडिंगर इक्वेशन का केस करने से पहले फिर एक जनरल मैथमेटिक्स कर लें। वो ये कि अगर दो ऑपरेटर, मैंने मिसाल वैसे दी थी कि ये जो है ना काइनेटिक एनर्जी या हैमिल्टोनियन हो ए और बी पैरिटी हो, लेकिन जनरली पहले आप ये कर लें कि अगर दो ऑपरेटर, ये जो हमने जो स्पेशल केस कर रहे हैं उसको बाद में उसको अप्लाई उस पर कर देंगे। तो पहले एक जनरल मैथमेटिक्स कर लें कि अगर दो ऑपरेटर कम्यूट करें, जिस तरह इवन ऑपरेटर कम्यूट करता है पैरिटी से, तो या जो भी वजह हो, अगर दो ऑपरेटर कम्यूट करें और पहले की कोई डीजनरेट आइगन वैल्यू ना हो तो फिर जो ए के आइगन वेक्टर होंगे वो बी के भी आइगन वेक्टर होंगे। तो फर्दरमोर ये सारी जो हम स्पेशल केस द्वारा कर रहे हैं उन्हें ज़रा सस्पेंड करके पहले एक जनरल मैथमेटिक्स कर लें, क्योंकि इसकी जरूरत कोर्स में आइंदा कि किसी और पर्पज़ के लिए भी पढ़ सकती है। वो जो श्रोडिंगर इक्वेशन की बात कर रहे हैं उस तक लिमिटेड नहीं है इसकी एप्लीकेशन, तो उसको पहले जनरली भी सीख लें, ठीक है, और फिर उसको जो हम बात कर रहे हैं उसको अप्लाई बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये थ्योरम है, इसके प्रूफ के लिए ये तो आप पहचानते हैं कि ये क्या है, ये तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन ही है। और आप इस तरीके से करें कि अब इसके ऊपर बी अप्लाई करें, बी ऑपरेटर, ठीक है। तो बी को मैंने रेड इस तरीके से कर दिया जैसा पहले थोड़ी सी स्लाइड में रेड किया था, इन द सेंस कि रेड ने यहाँ भी अप्लाई होना और रेड ने यहाँ भी अप्लाई होना है। तो रिजल्ट क्या होगा, यहाँ अप्लाई होने का मतलब ए बी होगा और यहाँ अप्लाई का बी इस पर अप्लाई हो गया। अच्छा यहाँ सॉरी मैंने आपको इंडिकेट नहीं किया, आप अगर कोई तवज्जो दे रहे थे तो यहाँ कुछ चेंज हुई है, ठीक है। मैंने कहा था यहाँ अप्लाई किया तो बी ए था ना, अब मैंने ए बी लिख दिया, पता क्यों,
क्योंकि यही तो बात है, अगर ए बी कम्यूट करते हैं तो बी ए जो है ना, ये का जो बी ए था वो इस ए बी के बराबर है। समझ गए? आगे चलें। अच्छा, अब ये देखिए इक्वेशन 1 के मुताबिक ये जो साई एन कैट है ये ए का आइगन वेक्टर है, और इक्वेशन 2 के मुताबिक ये जो पूरी ये जो राउंड ब्रैकेट है ये ए का आइगन वेक्टर है। तो अपेरेंटली आप ये कहेंगे ए के दो आइगन वेक्टर हैं, एक ये जो इक्वेशन 1 में है और एक जो पूरी राउंड ब्रैकेट में है। अच्छा, ये भी तो एक वेक्टर है ना, ये तो देखिए ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर एक्स ऑन वेक्टर एंड गिव्स ए वेक्टर। अब ये जो है वेक्टर, ठीक है, इसको राउंड ब्रैकेट में लिखा है, ये भी आइगन वेक्टर है और साई एन भी आइगन वेक्टर है। तो क्या ए के दो आइगन वेक्टर हैं इस एक आइगन वैल्यू के लिए? ये जो है ना, अब ये देखें आइगन वैल्यू कंडीशन में ये कि डीजेनरेट नहीं है, तो डीजेनरेट ना होने का मतलब है एक आइगन वैल्यू के लिए एक ही आइगन वेक्टर है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना असल में एक ही हैं, और एक ही होने का मतलब है कि ये इक्वल है, ठीक है। तो ये एक ही हो सकता है, अभी जो मैंने उर्दू में बोला है बस ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ते ही रहें, ठीक है। तो अगर एक ही है तो इक्वल है। अच्छा, ये इक्वेशन आ गई। अब आप ये देखिए इस इक्वेशन का क्या मतलब है। इक्वेशन का मतलब है कि जो साई एन ए का आइगन वेक्टर था, बी के लिए भी वो है ना, साई एन इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो उसका मतलब साई एन अगर ए का आइगन वेक्टर है तो बी का भी आइगन वेक्टर है। तो थ्योरम तो प्रूव हो गई, ठीक है। अच्छा, सो वैसे देखा जाए तो जो जो थ्योरम टॉपिक ख़त्म हो गया, लेकिन एक चीज़ हो सकती है, ये जो इक्वेशन 3 है ये हो सकता है आपको एक लेसन दे दे जो कि गलत होगा। कि मतलब यहाँ जो रिमेंबर इक्वेशन 3 में आपको पता चल रहा है आइगन वैल्यू क्या है, यहाँ क्या होना था, यहाँ 1 है। तो अगर आप ये रूल समझ रहे हैं ना कि ये हमेशा 1 होता है इधर, तो ये रूल नहीं है, या 1 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। और वो ऐसे कि देखें और करें, ये राइट हैंड साइड कहाँ से आई थी, यहाँ से आई थी ना। तो अगर यहाँ मैं इस इक्वेशन में साई एन दोनों साइड पर आ रहा है, तो अगर मैं साई एन को दुगना कर दूं तो ये भी दुगना ये भी दुगना, इक्वेशन अनचेंज। और बट जनरली मैं बात कर दूं कि दुगना नहीं, मैं इसको किसी भी बी एन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैंने बी एन 2 में बोला 2 है नंबर 2, और एक्चुअल कैलकुलेशन में नंबर मैंने बी एन कर दिया है। इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा ये मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन आप ये तो समझ सकते हैं कि मैंने कोई बात गलत नहीं की। जैसा इसको मैंने दुगना कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 गुना कर देने से फ़र्क नहीं कर सकता, तो बी एन गुना होने से, ये आप उर्दू समझ रहे हैं, और अगर आप नहीं समझ रहे तो आप जो भी कर दें, ठीक है, कि बी एन से मल्टीप्लाई करने से कह दें, आप जो भी आप समझते हैं, इक्वेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ जो मैंने ये जो उठाया था साई एन, जहाँ से उठाया था वहाँ साई एन के बजाय बी एन साई एन भी हो सकता है। तो मतलब आइगन वैल्यू लाजमी नहीं है 1 हो। ये अब समझते हैं बी एन का लेटर क्यों चूज किया था, ठीक है। अब अगर इस पर ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये बी एन साई एन पर गौर करें, तो फिर गौर करें क्या मतलब है, ये बी एन किस लिए चूज किया था। अगर ये है तो बी एन क्या है ना, ये बी की आइगन वैल्यू है, तो इसका मतलब है बी की आइगन वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब इस ओवरऑल एक थ्योरम और एक कमेंट पर लाकर नेट रिजल्ट ये है कि ए के जो इन कंडीशन के साथ जो ए का आइगन वेक्टर है वो बी का भी आइगन वेक्टर है, लेकिन आइगन वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। आइगन वैल्यू के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं, इन पर कोई कंडीशन लगाए। तो ये अच्छा तरह से थोड़ा सा कंजेस्टेड मैथमेटिक्स है। और सॉरी अच्छे लगे कि आपको एक तीसरा टॉपिक भी ऐड अप हो गया, चीज़ें स्कैटर्ड सी हैं। तो मैंने पहले तो कहा था कि मैं सारी चीज़ें इकट्ठी करता हूँ, कुछ इकट्ठी हुई, लेकिन फिर एक ये टॉपिक नया आ गया। अब बहरहाल मेरा ख्याल अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, उम्मीद है अब कोई नया टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है। और वो ये है कि जो मैं बात कर रहा था ना अभी एक कि अगर हैमिल्टोनियन और पैरिटी कम्यूट करें तो उससे पहले एक ये बात कर दूं कि ये जो है ना सॉरी अभी एक जनरल लेसन अभी बाकी है। वो जो हैमिल्टोनियन पैरिटी की जो मिसाल है वो मेरा ख्याल था सॉरी इधर से नहीं, वो एक नेक्स्ट अभी भी नेक्स्ट स्लाइड में है, ठीक है। तो अभी ये जो मैथमेटिक्स अभी एक जनरल पर ही एक फर्दर कमेंट है। वैसे इस स्लाइड में मैं इस पर स्लाइड पर अभी गौर नहीं किया था कि ये तो देखा जाए तो जो पिछली स्लाइड में बातें की हैं ये वही मैंने दोबारा की हैं, कोई नई तो नहीं है। नई तो वैसे जो मैं बात करता हूँ नेक्स्ट में ही है, और वहाँ तो हैमिल्टोनियन और पैरिटी है।
अच्छा, यहाँ जो पिछली बात है उसको बस, जो पिछली स्लाइड में जो कुछ है उसी को ही मैंने लिखा है, लेकिन साथ जो है ना मैंने एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी जो कि बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, कि ये जो बात है ना कि अगर जो ए का आइगन वेक्टर है वो बी का भी आइगन वेक्टर है, इसका मतलब यह है कि अगर ए का आइगन वेक्टर होने का मतलब यह है कि ए आइगन वेक्टर का मतलब आइगन वैल्यू भी है ए की, और आइगन वैल्यू मेजरेबल मेजरमेंट का रिजल्ट है, तो मतलब ए मेजर किया जा सकता है, मतलब और जो मेजर करेगा तो ए एन मिलेगा, ठीक है। और बी का बी आइगन वेक्टर है तो बी, और आइगन वैल्यू है तो बी भी मेजर किया जा सकता है। ये बात लिखी मैंने बाद में, सॉरी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन जो बात हो रही है कि कम्यूट करें और ए की आइगन वैल्यू डीजेनरेट ना हो, तो इन दैट केस अगर ए मेजर किया जा सकता है ए एन देने के लिए, तो बी भी मेजर किया जा सकता है बी एन देने के लिए। अब इसके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है लोगों की कि जी ए और बी साइमल्टेनियसली मेजर होते हैं, और कई लोग इसको इस तरह से कहते हैं कि ए और बी कंपैटिबल है, अगर ए है तो बी भी हो सकता है और बी है तो ए भी हो सकता है। अच्छा, इस बात को इस तरीके से भी इसके भी कहा जा सकता है कि अगर ए की आइगन वैल्यू है और वो एक है, रिजल्ट ऑफ प्रेडिक्शन है 4, आप मेजर करेंगे 4 मिलेगा, तो अगर आप एक आइगन 4 कह रहे हैं, एक रियल नंबर कह रहे हैं, तो उसमें अनसर्टेनिटी क्या होगी? 0, ये तो है। और बी आप कह रहे हैं 7, तो 7 में अनसर्टेनिटी क्या है? एक फिक्स वैल्यू है तो वो भी 0 है। तो इन अंडर ये जो सारी कंडीशन है, इन कंडीशन में ए की अनसर्टेनिटी भी 0, बी की अनसर्टेनिटी भी 0, दोनों का प्रोडक्ट 0, ठीक है। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर कहते हैं कि डेल्टा एक्स की अनसर्टेनिटी और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी नॉन जीरो होती है। तो अब आप यहाँ ये 0 आ गया, तो क्या ये दोनों क्लैशिंग बातें हैं? जवाब ये है कि ये क्लैशिंग नहीं है, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट नॉन जीरो होता है, लेकिन वहाँ पोजीशन और मोमेंटम कम्यूट नहीं करते। इसका प्रूफ कोर्स में बाद में है। तो अगर कम्यूट ना करेंगे तो सारी बातें अप्लाई नहीं होगी। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से वो एक डिफरेंट केस के लिए है, और यहाँ जो केस है उसके लिए ये 0 है। तो ये सारी बातें जो है ना आपस में क्लैश नहीं करती। अच्छा, अब वापस जाए जो हमारी मेन लेक्चर में बार बात हो रही थी कि टाइम इंडिपेंडेंट सॉलिडिफिकेशन में पोटेंशियल एनर्जी अगर इवन हो तो काइनेटिक एनर्जी यानी सेकंड डेरिवेटिव तो इवन होता है, ये मैंने आपको 2 स्लाइड पहले बता दिया, और ये मैं लिखता अब दूँ, ठीक है। 2 स्लाइड पहले थी, 3 स्लाइड पहले, ये 9 नंबर स्लाइड है और 6 नंबर। काइनेटिक एनर्जी इवन है, पहले बता दिया। अगर पोटेंशियल एनर्जी भी इवन हो तो क्या होगा? हैमिल्टोनियन इवन होगा एच, और अब एच साई इक्वल टू ई साई में एच इवन है तो इवन ऑपरेटर कम्यूट विद पैरिटी, ये भी 2 स्लाइड पहले ही थी, ठीक है। तो इसका इसकी एक एप्लीकेशन ये है कि हैमिल्टोनियन कम्यूट विद पैरिटी, और अगर हैमिल्टोनियन पैरिटी से कम्यूट करेगा तो क्या होगा? अगर कम्यूट करेगा तो जो हैमिल्टोनियन के आइगन फंक्शन है, जो एक्स आई इक्वल टू ई साई का सोल्यूशन है, पैरिटी के भी आइगन फंक्शन होंगे। तो पैरिटी के आइगन फंक्शन होने का मतलब ये है, ये स्लाइड नंबर 5 में था कि वो स्लाइड वो थी ना, स्लाइड थी कि जिसमें पहले पैरिटी के आइगन वैल्यू डिराइव की थी और फिर पैरिटी के आइगन फंक्शन डिराइव किए थे। तो याद है उसमें क्या था? क्योंकि पैरिटी के आइगन फंक्शन होने का मतलब है कि जो फंक्शन है, आइगन फंक्शन या वेव फंक्शन, वो या इवन फंक्शन है या ऑड है। और जिससे ये लेक्चर पूरा शुरू हुआ है, इवन ऑड का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और कॉस हो सकता है। और तो ये जो हमारा जो तो ये कुछ है ना, ये अब ये मेरा ख्याल है जो कुछ इस लेक्चर में था, ये सारे टारगेट मेन अचीव हो गए हैं। तो कंक्लूजन से पहले अब याद रखिएगा, ये दो चीज़ें ऑप्शनल चीज़ें हैं, वो मैं कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर मैं यही बात जो है ना, इसको मैं कंक्लूजन में भी लिख देता हूँ। ये वैसे तो यार मेन लेक्चर का तो कंक्लूजन हो ही गया है कि जिससे मैंने कहा था ना, जिस मसले का हल करना है, तो मसला ये है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी इवन हो तो हल ये है कि वेव फंक्शन इवन या ऑड होगा। तो कंक्लूजन में यही बात लिखने से पहले ये बात थोड़ी गैस भी की थी स्लाइड 5 में। वहाँ ये कहा था कि अगर
पोटेंशियल एनर्जी इस टाइप की है तो फिजिकल प्रिडिक्शन भी इस टाइप की होंगी, इन फिजिकल प्रिडिक्शन भी चेंज नहीं होगी। तो ये सारी बातें जो है ना ये कंक्लूड हो गई हैं वैसे एक तरह से, इसमें जो सारी जो डिस्कशन इधर से चल रही थी। अब फाइनल कंक्लूजन लिखने से पहले दो ऑप्शनल टॉपिक हैं वो हम कर लेते हैं। एक को तो अच्छा, एक जो है ना जो टॉपिक है उसमें, सॉरी मैं आपको ये पहले दिखा दूँ, अगर मैंने हर एक पिक्चर भी शामिल की हुई है, ठीक है, कि अगर इवन ऑड होगा तो ये अगर रिजल्ट जो है ना कि इवन या ऑड फंक्शन होगा तो इवन फंक्शन की ये मिसाल है, ये फंक्शन है जैसा लेफ्ट साइड पे है वैसा राइट साइड पे है, और ऑड की ये मिसाल है कि जैसा लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे उसका नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, अब जो दो ऑप्शनल टॉपिक हैं जो मैंने कहे थे ना वो ये है कि एक, अच्छा ये इसका जो कंटेंट है वो इस स्लाइड का वो तो ऑप्शनल है, लेकिन जो हेडिंग है वो बहुत ज़रूरी आप याद रखें, क्योंकि पोजीशन, मोमेंटम और पैरिटी हर्मिशन ऑपरेटर है। इनका प्रूफ देने का लेक्चर में पहले बहुत कुछ है तो टाइम नहीं है, लेकिन इसका प्रूफ आपको किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। एंड लेकिन एक मैं इसको एक अप्लाई कर देता हूँ इस एक चीज सिचुएशन के लिए, और ये इसको मैं वैसे ऑप्शनल ही कह रहा हूँ, आप अप्लाई चाहे ना भी करें तो मेन लेसन तो टारगेट अचीव हो चुका है इस लेक्चर का। लेकिन अगर आप ये कर लें तो ये एक एडिशन, एक एप्लीकेशन भी समझ लें तो आपको कम से कम याद हो जाएगा कि पैरिटी हर्मिशन है। और वो ये है कि हर्मिशन ऑपरेटर के लिए कुछ थ्योरम्स हैं, इनमें से एक ये है कि हर्मिशन की आइगन वैल्यू रियल होती है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं पैरिटी आइगन वैल्यू +1 और -1 है, वो रियल है। अच्छा, फिर ये है कि अगर हर्मिशन ऑपरेटर हो तो इसकी आइगन वैल्यू डिफरेंट हो तो उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी ऑर्थोगोनल होंगे, ये थ्योरम है। भी कहने की जरूरत नहीं थी मेरा ख्याल है। थ्योरम यह है कि अगर आइगन वैल्यू डिफरेंट है तो आइगन वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे। तो पैरिटी हर्मिशन है, कम से कम इस तरह आपको याद रहेगा। तो इसका मतलब है इसकी डिफरेंट आइगन वैल्यू, एक है +1 और -1, इसके लिए जो आइगन वेक्टर है वो ऑर्थोगोनल है। और उसका प्रूफ ये है कि ये जो अगर +1 और -1 ऑर्थोगोनल का मतलब इनकी ब्रैकेट या डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, पहला तो आप रिजल्ट अप्लाई ये करें कि वो ये अगर आप पोजीशन वेव फंक्शन आपको पता है, क्योंकि हमें पैरिटी का आइगन पोजीशन वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी पता है ना, इवन या ऑड, तो पोजीशन वेव फंक्शन के इस्तेमाल करने के लिए टॉपिक है इस्तेमाल करें, जो कि टॉपिक है कहलाता है पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। उसमें 4-5 रूल हैं, 4 रूल मैंने बताए थे। उसमें से ये है कि कैट जो है ना वो फंक्शन बन जाता है, ब्रा कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाता है, और ब्रैकेट इंटेग्रल बन जाती है, ठीक है। तो ये सबको अप्लाई करें, ब्रैकेट इंटेग्रल बन गई, प्लस फंक्शन बन गया, इसको नाम दिया है जो भी है, और जो ब्रा है ये कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है। अच्छा, अब ये जो साई प्लस है, समय किसका नाम था, ये साई प्लस है +1 के साथ आइगन फंक्शन, ये क्या है, इवन फंक्शन है। और साई माइनस क्या है, लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए आइगन फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है। अच्छा, ये इंटीग्रल जो है ना आपको देखें, अगर एक ऑड और इवन का प्रोडक्ट है वो भी ऑड होगा, और ऑड का मतलब है जो लेफ्ट साइड पे अलजेब्रिक एरिया होगा और जो राइट साइड पे होगा वो एक नेगेटिव होंगे और नेट 0 होगा, ठीक है। तो इसको एक थ्योरम के तौर पर भी आप लिख सकते हैं, जो मैंने बात की उसका मैंने पहले इस्तेमाल कर भी चुका हूँ, कि अगर सिमेट्रिकल इंटेग्रल हो, मतलब ये कि एक मिडल से जितना लेफ्ट पे 0 से -∞ तक जितना लेफ्ट पे उतना ही 0 से +∞, तो जो माइनस एरिया होगा -∞ 0 के दरमियान, और जो 0 से +∞ के दरमियान होगा पॉजिटिव एरिया होगा, एरिया एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और नेट रिजल्ट 0 होगा। तो एनीवे इससे हो गया कि हमने पैरिटी के बारे में एक हर्मिशन ऑपरेटर की एक थ्योरम को वेरीफाई कर लिया है। तो ये इतनी देर हमने कुछ मिनट लगाए हैं, तो कम से कम ये रिजल्ट तो ऑप्शनल था जैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसकी वजह से अगर आपको याद हो गया कि पैरिटी हर्मिशन है इस एप्लीकेशन की वजह से कि थ्योरम अप्लाई होती हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। ये याद रखना कि पैरिटी हर्मिशन ऑपरेटर है और ये हर्मिशन ऑपरेटर की कंडीशन थ्योरम वेरीफाई करता है। अच्छा, ये तो देख सकते हैं ऑप्शनल है, या आप कर भी रहे हैं तो इतनी उम्मीद है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं थी। जो अगली चीज़ है वो है, अगर क्योंकि मुश्किल भी है तो मेरा ख्याल है क्लियरली आई शुड से कि वो ऑप्शनल है, तो आप इसे चाहे स्किप कर दें, ठीक है, आगे चलें, और स्किप करके भी चाहे ख़त्म भी कर लें, या मतलब बस अब कंक्लूजन ही मैंने लिखे हैं और लेक्चर तो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो
जो ऑप्शनल टॉपिक है वो ये है कि पैरिटी की दो डेफिनेशन लिखी थी, एक ये कैट में रिवर्स करना और ये फंक्शन में रिवर्स करना। तो अगर आप पहली को एज्यूम कर लें तो दूसरी जो पैरिटी की डेफिनेशन है वो डिराइव की जा सकती है। दो इंडिपेंडेंट डेफिनेशन नहीं है, इनमें से एक काफ़ी है। तो अगर दूसरी को कैट में रिवर्स कर दें तो क्या होगा, क्या क्या कुछ होगा, इसको देखें। ये जो जिसके बारे में हमने प्रूव करना है ना, वेव फंक्शन, वो साई कैट से इस तरीके से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये आम सी बात है, कोई भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो वेक्टर को बेसिस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट से हासिल होता है। अगर आप पहले देख चुके हैं तो अच्छी बात है, वरना नया के तो भी देख लें तो ये रिजल्ट आप देख सकते हैं कि बात आम वेक्टर की एक जनरलाइजेशन ही है, कि बड़ा अनयूजुअल रिजल्ट नहीं है। अच्छा, अब इस रिजल्ट को मैं अगर दोनों साइड का हर्मिशियन कॉन्जुगेट लूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हर्मिशियन कॉन्जुगेट में डैगर कहते हैं, ट्रांसपोज भी होता है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी होता है। अब साई तो नंबर है, इसका ट्रांसपोज क्या होना, सिर्फ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। और राइट हैंड साइड में डैगर लेने से कैट ब्रा बन जाता है, ब्रा कैट बन जाता है। आगे चलें। अच्छा, अब इसके ऊपर दोनों साइड पर पैरिटी अप्लाई करें तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर तो ऐसे ही लिखा है, राइट हैंड साइड पर पैरिटी अप्लाई होगी इसके ऊपर। और पैरिटी आर को, ये पहले ये क्या था समझिए, आर को माइनस आर कर दिया तो पैरिटी तो खत्म होगी, उसका बस असर बाकी रह गया, यानी आर माइनस आर हो गया, समझ गया अप्लाई करके। ये जो है ना, ये साई तो है और आर माइनस आर हो गया। अच्छा, इसको मैंने ब्लू कलर किसी वजह से अब किया, ठीक है। और वो इस वजह से कि देखें, ये जो है ना साई, इन्हें साई बरा चाहिए और हमें आमतौर पर साई कैट पहले डिफाइन होता है। और ये जो रिज़ल्ट है ये पहले भी कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ, और अगर आपने वो नहीं देखा तो अभी भी मैं कह सकता हूँ कि बड़ा ये आम सा रिज़ल्ट है कि जिस तरह कोई ऑर्डिनरी वेक्टर भी है तो वो आप लिख सकता है। ऑर्डिनरी वेक्टर क्या होता है, वी होता है, वी एक्स आई प्लस बी वाई जे। तो बस आई जे के बजाय बेसिस वेक्टर आर कैट है, तो और वी एक्स और वी वाई के बजाय वेव फंक्शन है। तो एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। ये जो आप इंग्लिश में कहेंगे, ये उसी को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अच्छा, बार नया है या पुराना है, जो भी कुछ है, अब इसके दोनों साइड का हर्मिशियन कॉन्जुगेट लें। लेफ्ट हैंड पे कैट का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होगा, ये मैं यहाँ भी कर चुका हूँ। हर्मिशियन कॉन्जुगेट किया था, कैट का ब्रा हो गया था, तो ये तो ब्रा हो जाएगा। और जो राइट हैंड साइड पे ये है कि इस हर्मिशियन कॉन्जुगेट साई का, तो यहाँ जैसे मैंने पहले किया था, ये डैगर लेने से साई क्या मैं जैसे साई स्टार हुआ है। और यहाँ जो है ना आर कैट का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ब्रा का कैट था तो कैट का ब्रा होगा, ठीक है। और ये अनचेंज रहेगा क्योंकि ये रियल है पोजीशन है, ठीक है। अब ये जो ब्लू है, मैंने अब समझे मैंने किस लिए ब्लू किया था। ये जो पूरा ब्लू रिजल्ट है, इस इक्वेशन 1 में ब्रा में सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। तो ये क्या होगा, और इसके बाद इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड को यहीं ऐसे मैंने रख दिया है, और ये जो कुछ किया मैंने राइट हैंड साइड में ये रिजल्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो अभी देखें राइट साइड में इसकी जगह ये थोड़ा सा लेंथी चीज़ आ गई है और मैंने सा आ गया है। अब इसमें राइट हैंड साइड पर करें, लेफ्ट हैंड साइड से मैं कंपैरिजन बाद में करता हूँ, ठीक है। तो साई स्टार वहीं रहेगा और ये D3R भी नंबर है, जहाँ मर्जी लिख लें। आर का माइनस आर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, अगर ये है डायरेक्ट डेल्टा, ठीक है। और डायरेक्ट डेल्टा के ऊपर बाद में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप कहेंगे तो क्या होगा, आर खत्म हो जाएगा और आर शिफ्ट हो जाएगा माइनस आर पर। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये प्रूफ के बाद अब गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट। अब ये रिजल्ट क्या है जो हमने प्रूव करना है, क्या ये वही है? अब गौर करें, थोड़ा सा फर्क है, यहाँ था, यहाँ साई स्टार है और जो प्रूव करना है उसमें साई है। तो उसके लिए है कि मैं ये कहूँगा कि अब आप ये करें कि आखिरी बात को जस्टिफाई करने के लिए कि ये रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, मैं कहूँगा दोनों साइड का हर्मिशियन कॉन्जुगेट ले लें। तो यहाँ जो है ना पी है, पहले होगा पी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट यानी डैगर। तो पी डैगर क्या है, याद है पिछली स्लाइड में मैंने कहा था, पी हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो पी डैगर पी होगा, यानी हमें जो चाहिए था ना पी डैगर किया तो पी डैगर पी हो गया, ठीक है। और साई स्टार जो है ना डैगर में साई होगा क्योंकि ट्रांसपोज होगा नहीं, मैं कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। और अब इस इक्वेशन के एक्सट्रीम राइट पर आ जाए, ठीक है। तो साई स्टार स्टार का स्टार ये भी हो जाएगा। तो ये आ गया और ये हमने प्रूव करना था। तो ये एक एडवांस टॉपिक है। आप अच्छा बल जैसे मैंने कहा था सब कुछ हो गया और अब मुझे सिर्फ समरी लिखनी है, कंक्लूजन लिखना है, ठीक है।
और कंक्लूजन ये है कि पैरिटी जो है ना वो स्पेस इन्वर्शन का नाम है, ठीक है। और इसकी जो आइगन वैल्यू +1 और -1 हो सकती है, और आइगन फंक्शन इवन या ऑड होंगे, ठीक है। और इवन ऑपरेटर, अच्छा वो कुछ दरमियान में ना कुछ चीज़ें ज़रा स्कैटर्ड सी रही हैं, तो अब मैं फिर पॉइंट आउट कर देता हूँ कि वो असल में पूरे प्लान का पार्ट थी, ठीक है। और वो ये कि इवन जो चीज़ें स्कैटर रही पहले मैं लिख लूँ, ठीक है। वो ये कि इसमें हमने ये प्रूव किया कि इवन ऑपरेटर कम्यूट करता है पैरिटी के साथ, और अगर अगर कुछ कुछ कम्यूट करता है तो उसका मतलब है कॉमन आइगन वेक्टर होंगे। और मेन जिस बात से शुरू की थी बात वो ये है कि हमारे में कंप्यूटिंग ऑपरेटर से हमारी मुराद थी, जिसकी हमें ज़रूरत थी, जिसका ज़रूरत के लफ्ज़ को मैंने शुरू में किया कि कंप्यूटर का मतलब है एक हैमिल्टोनियन और एक पैरिटी, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी इवन है, काइनेटिक एनर्जी तो वैसे ही इवन फंक्शन होता है, तो हैमिल्टोनियन भी इवन होगा। और अगर हैमिल्टोनियन इवन होगा तो जो हैमिल्टोनियन जिस तरह होता है ना कॉमन आइगन वेक्टर, तो जो हैमिल्टोनियन के आइगन फंक्शन होंगे यानी वेव फंक्शन, वो पैरिटी के भी आइगन फंक्शन होंगे। और पैरिटी के आइगन फंक्शन होने का मतलब है कि वो इवन या ऑड होंगे। और जो बात सबसे पहले मैं की थी कि अगर 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 ये इवन पोटेंशियल एनर्जी मतलब ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी हो तो जो सोल्यूशन इवन या ऑड होंगे। तो इवन या ऑड बात जिससे बहुत शुरू की थी याद है, एक्सपोनेंशियल या साइन और कॉस। तो साइन और कॉस अगर इवन या ऑड होंगे तो लाजमन साइन और कॉस होंगे। तो यही कुछ है इसमें, ठीक है। तो देखने का शुक्रिया। तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल।